All right. Uh, Good evening to one all present over here. This is Rotaractor Yash Agarwal from Rotaract Club of Young Visionaries. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce you to Rotaractor Rotarian Abhay Gupta. He is a part of the Rotaract movement since 2016, being in Rotaract Club of Ardent Youth 3011 and in Rotary Club of Mumbai, downtown Sealand, uh, RID 3141. He is a CFA by profession and also an income tax consultant. He is the first person to get the Rotaract Club of Ardent Youth trusteeship based on ISO. So, presenting before you the founder of the firm Tax Avatar, a tax consultancy and corporate taxation. Over to you, sir. Thank you, Yash, for your sweet gesture and my introduction. First of all, I would like to thank all of you to join this webinar and taking your time out for the same. And I think so we have a couple of more people who are joining in. If it will be okay that all the video will be open, Yash? Okay, that's perfectly all right. So I think so all the Rotaractors are here. So we can commence now. Okay. So first of all, I would like to ask, will the Hindi will be comfortable to all of you? Just raise your hands. I'll be okay with the same. हम हिंदी में चला सकते हैं सेशन? चलिए, बेटर रहेगा हमारी मातृभाषा में चलाएं. अच्छा लगता है सुनने के लिए और बात करने के लिए. तो most of the people I think so are in college or probably they are doing internships or they are looking for some job. So ज्यादातर लोग यही हैं यहाँ पर. आज हम थ्योरी को छोड़ के थ्योरी पार्ट छोड़ के वी आर गोइंग प्रैक्टिकल. हम कुछ प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैक्सेशन सिस्टम क्या है इंडिया के अंदर. दूसरा, आजकल जितने लोग आ रहे हैं या जितने कॉलेज स्टूडेंट्स हैं दे आर डूइंग देयर जॉब्स और एवरीवन हैज एंटरप्रेन्योरशिप सेल इन द कॉलेज. तो कहीं ना कहीं मन में रह जाता है कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ या जॉब करने वाली हूँ, मेरे को अपना बिजनेस होना चाहिए या कोई स्टार्टअप होना चाहिए. देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन देम. एंड इस वक्त जो हॉट टॉपिक और चल रहा है हमारा करंट सिनेरियो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट. बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं बट उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है या वो उसको कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं. एज अ न्यू पर्सन आप लोग इस वक्त सभी पढ़ रहे होंगे, ऐसे किसी ने कोई ग्रुप ज्वाइन करा होगा कि हम अभी कोई इक्विपमेंट का काम कर लेते हैं, कोई हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स में डील कर लेते हैं. तो सभी के फादर या सभी के जो बैकग्राउंड है सब यही सोच रहा है क्योंकि सभी यही काम चल रहा है. इसमें एक थोड़ा ये कवर करेंगे इंपोर्टेंट. तो तीसरा कवर करेंगे कि आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे सेलेक्ट करा जाए, हाउ टू सेलेक्ट अ बिजनेस मॉडल बेसिकली. तो हम स्टार्ट सबसे पहले करेंगे जो हमारा सेशन है वो करेंगे हाउ टू कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम कैसा है. सबसे पहली बात मैं बहुत शॉर्ट में बहुत प्रैक्टिकल बताऊंगा और हर एक सेशन के मतलब हर एक टॉपिक के एंड में वी आर टेकिंग Q&A. हम उसके लिए Q&A लेंगे. तो वी आर स्टार्टिंग. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. तो एक पीपीटी है छोटी सी जिसमें हम बात करेंगे. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ना. आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी. Yes, it's visible. ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद द सेम. पहली बात टैक्सेशन क्या है. जितने भी नए एंटरप्रेन्योर हैं या जितने भी नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, दे से कि टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कैसे टैक्सेस लगते हैं, आपकी कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है टैक्सेस के लिए. स्टार्ट करने से पहले तो जनरली सबको पता है कि टैक्स है, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है, ये इंडियन गवर्नमेंट लगाती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस लगाने के लिए.
तो इट इज अ फीस और यू कैन से अ टैक्स which is implied by the central government or by the state government in their respective categories is called taxation. अब इसमें कौन कौन से टैक्सेशन है ऑन प्रैक्टिकल नोट्स, हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के टैक्सेशन है इंडिया के अंदर। ये सब आपने पढ़ा होगा, अपने बीकॉम में पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा भी रिसेंटली, जो साइंस स्टूडेंट्स है हालांकि उन्होंने नहीं पढ़ा ये, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। तो जैसे ये टॉपिक हमारा टैक्स वाला एंड होगा, यू कैन हैव Q&A, वी हैव Q&A। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, 2 क्लैरिटीज मैं दे देता हूं, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई भी प्लानिंग के लिए आता है, ये सेल्फ प्लानिंग कर रहा होता है, वो कंफ्यूज होता है कि सर जीएसटी भी है, वैट भी है, सर्विस टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है, तो हमें कैसे काम करना चाहिए या कैसे होना चाहिए हमारा मॉडल। तो there are 2 taxes in India broadly categorized as direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है। एग्जाम्पल आप देखें, मैंने शॉर्ट सेंस में बता दिया, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा इनकम टैक्स का एक्ट है वो सेंट्रली गवर्न होता है सीधा, उसमें स्टेट का कोई भी मैटर नहीं होता है, चाहे आपका बिजनेस हो या ना हो, या आप जॉब करते हो या आप कोई कंसल्टेंट हो, इनकम टैक्स हर पर्सन को देना है जो वो कमा रहा है, उस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा, यानी कि इनकम टैक्स। समझ गए? कोई भी पर्सन एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर काम करता है, आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। एग्जम्पशन लिमिट्स हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। उसके एक बाद आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स जो आपका लगता है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ध्यान से सुनिए, इनकम टैक्स आपका सेंट्रली गवर्न होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आपका स्टेट गवर्न होता है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो सब लोग पे नहीं करते हैं, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु पे कॉर्पोरेशन टैक्सेस, जो ज्यादातर बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस अगर गुड़गांव में है और आपने कोई गुड़गांव में बिल्डिंग ले रखी है, तो उस पर गवर्नमेंट, गुड़गांव की सरकार यानी गुड़गांव गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स वसूलेगी जिसे हम कहेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। वेल्थ टैक्स इंडिया में कुछ साल पहले अबॉलिश हो गया है, फिर भी मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए लिख रखा है, अभी खत्म हो चुका है कुछ साल पहले। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो आपको इनडायरेक्टली पे करने हैं, नॉट बाय यू बट बाय द कंज्यूमर, जो या इट इज पेड बाय यू लाइक यू आर यूजिंग द सर्विसेज। जैसे कि वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स हो गया, आप सब जानते हैं, अपने फोन यूज करते हैं, आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो उस पर लगाया जाता है, सर्विस टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी होती है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स आपको पता है कि मूवीज के ऊपर लगता है जब टिकट खरीदते हैं, और एक कस्टम ड्यूटी होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप जब भी अपनी प्लानिंग करें या जब भी अपना एक काम शुरू करें, आपको 2 चीजें देखनी है कि आपका डायरेक्ट टैक्स कितना लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स आप किस स्लैब्स में आते हैं, दोनों के लिए ब्रॉडली कैटेगराइज करें इसको। एक हम अगली स्लाइड में जाकर, तो कुछ चीजें कंबाइन हो गई हैं जो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले लॉन्च करी थी, विच इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक छोटा सा मॉडल है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज लगती है इस वक्त, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स मैंने आपको बताया आपकी इनकम के ऊपर लगेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने आपको बताया जो आपने बिल्डिंग ले रखी है या कोई कमर्शियल में काम करते हैं उसके ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर ये कस्टम क्या होता है, एक्साइज क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है। ध्यान से देखेंगे अगर पीपीटी को, तो हमारा सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पूरे एक में कंबाइन हो गए, एक बन गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमें कोई भी नंबर्स अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप, पहले क्या होता था कि आप अगर सर्विस में काम करते हैं और आप गुड्स में भी काम करते हैं तो आपको 2 नंबर्स लेने पड़ते थे, बट जीएसटी के आने की वजह से सारे नंबर्स और सारे टैक्सेस कंबाइन हो गए हैं। सिर्फ इंडिया में अब एक टैक्स लगता है जो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है फॉर इनडायरेक्ट, जीएसटी। आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं उसके ऊपर जीएसटी टैक्स आपको लगे हुआ मिलेगा, चाहे आप सर्विस लें चाहे गुड्स लें। गुड्स के अंदर बहुत सारे रेट होते हैं, सर्विस टैक्स का इंडिया में सिर्फ एक ही रेट है, दैट इज 18%। आप कोई भी सर्विस अवेल कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, एक कॉपी पेन जरूर ले लें या अपना नोट पैड जरूर खोल लें। कोई भी क्वेश्चनरी हो तो साथ साथ नोट करते जाएं, अदरवाइज लास्ट में हिकअप हो जाता है बहुत ज्यादा,
कि हमें किस टॉपिक पे क्या बात करनी थी, वो बहुत जरूरी है। मेरे को पता है थोड़ी न्यू जनरेशन है तो कॉपी पे लिखती नहीं है, जल्दी से टाइप कर लेती है, तो यू आर बेटर एट दैट, आई एम नॉट, तो वो कर लें। इंडिया में गुड्स के लिए 4-5 रेट हैं और सर्विस के लिए एक ही रेट है, दैट इज 18%। आप कोई भी सर्विस लें, कैसी भी सर्विस लें, कैसी भी सर्विस लें, हिंदुस्तान का एक रेट 18% है सर्विस टैक्स। अब एक कंफ्यूजन है कस्टम और एक्साइज। ये कस्टम और एक्साइज क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगला पार्ट जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्कस करेंगे उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें दो चीजें हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, मैं इस अगली स्लाइड में वो शेयर कर रहा हूं उसके लिए। देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होती है, बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ड्यूटी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के गुड्स पे लगती है, जो ड्यूटी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के गुड्स पे लगती है, यानी कि आप अगर कोई माल बाहर से मंगा रहे हैं या गुड्स मंगा रहे हैं, उसके ऊपर ड्यूटी लगती है विच इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। मान लीजिए आपने, आज का डेट है, हम मान के चले सैनिटाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं जो करेंटली बहुत ट्रेंड में है, या कोई पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो कस्टम कब लगेगा, जैसे ही वो पोर्ट पे पहुंचेगी, एक बिल आता है, बिल की इवेल्युएशन होती है, उसके बाद जो रेट डिफाइंड कर रखा है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर कस्टम लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी का रेट फिक्स होता है, वो कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी होती है, और उसके बाद आपके प्रोडक्ट रिलीज होते हैं इंडियन मार्केट्स पर। मैं दोबारा से बताऊंगा, आप जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर पहले इंपोर्ट आता है, पोर्ट पे आता है, आपका बिल चेक होता है, उसके बाद ड्यूटी लगने के बाद वो आगे चला जाता है, मतलब इंडियन मार्केट्स में आ जाता है। ये ड्यूटी लगती सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन लगाती स्टेट गवर्नमेंट्स है। एग्जाम्पल मैंने आपको एक छोटा सा दिया हुआ है, एक महंगी चीज का मर्सिडीज है, जो अभी मेरे पास है नहीं, आपों के पास में पता नहीं कितने लोगों के पास है, ठीक है ना। अगर आपको मर्सिडीज अब्रॉड से खरीदनी है तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, इंडिया में नहीं बनता है। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट जो मारुति बनाता है, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करता हो, तो उसके लिए आपको कस्टम पे करनी पड़ती है। ये लगती सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है, प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, बट तो कहाँ पे था मैं, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल के हिसाब से लगती है, फिक्स्ड जो रेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, बट रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है वो स्टेट कलेक्ट करता है इसके अंदर। ये इधर कस्टम ड्यूटी इज फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगला आता है हमारा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी समझिएगा क्या है। इंडिया में जीएसटी आने के बाद एक्साइज खत्म हो गया है। 90% ऑफ द एक्साइज ड्यूटी इज एबॉलिश्ड आफ्टर जीएसटी केम इनटू पिक्चर, बट इसमें कुछ कुछ अभी एग्जम्पशंस हैं, लाइक पेट्रोल के ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। लिकर के ऊपर हालांकि जो बढ़ गई है, हाँ, हमारा जो भी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है लिकर के ऊपर, सब लाइन लगा के बैठे हुए हैं, एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़े हैं। अब एक्साइज ड्यूटी है जो आपके फिनिश प्रोडक्ट पे लगती है। मान लीजिए जो करंट ट्रेंड चल रहा है, हम करंट ट्रेंड की बात करते हैं, कि आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, नहीं इसमें प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं आएगा, आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है, सपोज आप लिकर मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई भी XYZ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जब वो आपकी फैक्ट्री गेट पर होता है या फैक्ट्री में निकलने से पहले एक ड्यूटी लगाई जाती है, इट इज अलाउंग अ टैक्स, हम टैक्स को ड्यूटी बोल रहे हैं, तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है डायरेक्टली। जीएसटी आने के बाद 90% अबॉलिश हो गया, लेकिन कुछ चीजें अभी बची हैं, जैसे कि अभी पेट्रोल पे लगती है एक्साइज ड्यूटी, आपकी लिकर पे लगती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगती है, मतलब ऑल द थिंग्स आर ओवर, बट 4-5 आइटम अभी भी इंडिया में बची हुई है जिस पर आज भी वैट लगाया जाता है, प्लस एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। दोनों में मेरे हिसाब से कंफ्यूजन क्लियर होगी कि कस्टम जो लगता है वो इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्टेड गुड्स पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर ओवर एंड इज गोइंग टू डिस्पैच टू रिटेलर्स, उससे पहले उससे टैक्स लगाया जाता है।
ये हमारा टॉपिक था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। मैंने बहुत शॉर्ट प्रैक्टिकल पीपीटी बनाई है। अब इसके ऊपर किसी की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन चैट, मतलब आप या तो चैट ओपन कर लें या जैसे भी कोऑर्डिनेटर कहते हैं वैसे कर लें। आई एम गेटिंग चैट। ओके, हमारी चैट है। हाँ सत्यम, कोई कोई क्वेश्चन पूछना है? सत्यम, यू कैन आस्क प्लीज। हाँ बेटर है अपना क्वेश्चन टाइप कर दें चैट बॉक्स में, हम ऑनलाइन। सत्यम जी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पहला हम सत्यम जी का लेंगे, फिर नदीप सर का लेंगे। अगर एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है देन पेट्रोल हैज डिफरेंट रेट्स। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्साइज जो लगाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। देखिए मैं दोबारा क्लियर कर दूं, एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी पेट्रोल के डिफरेंट रेट इसलिए हैं क्योंकि एक्साइज उससे पहले लग जाता है। एक्साइज का एक फिक्स रेट होता है, बट मैंने जैसे बताया कि अभी गुड्स, आपका जो पेट्रोल है वो हमारा जीएसटी में नहीं आया है, वो अभी वैट सिस्टम में ही है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, जो पिछले 15 साल से चला आ रहा है। क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनको रेवेन्यू सिर्फ 3-4 चीजों से ही मिलता है। पहला होता है स्टैम्प ड्यूटी, फिर होता है हमारा पेट्रोल या अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फिर होता है लिकर। इसलिए इन तीनों चीजों का जो रेट है वो अभी भी लोकल गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो जैसे ही सेंट्रल ने सपोज मान के चलिए 10 रुपए का पेट्रोल फैक्ट्री से निकला, उसके बाद उन्होंने उस पर सपोज 5 रुपए लगा दिया, तो जो फैक्ट्री से निकलेगा वो 15 रुपए का हो गया। उसके बाद जब वो स्टेट पहुंचेगा, यानी कि दिल्ली में स्टेट पहुंचेगा, तो उसका जो रेट है दैट इज 40%। इसलिए हर एक स्टेट का रेट डिफरेंट है। एक्साइज सेम है, बट लोकल जो टैक्सेस है डिफरेंस है। कईयों में वो 28, कईयों में 20% है, कईयों में 30% है, कईयों स्टेट्स में ज्यादा है। जैसा भी आपने देखा कि लोकल, आपने भी सुना है कि पेट्रोल के रेट रिवाइज हो गए हैं, बट कंज्यूमर पे फर्क नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, बट जो ओवरऑल मार्केट में रेट आ रहा है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो कम पे कर रही है, इसलिए हमारे पेट्रोल प्राइसेस सेम रहेंगे। इसको मैं और शॉर्ट में समझाऊं तो एक्साइज लगने के बाद फिर से लोकल टैक्स लगता है दिल्ली में, या आपका जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां का लोकल टैक्स लगता है, इसलिए प्राइस डिफरेंस होता है। दूसरा प्राइस डिफरेंस होता है ड्यू टू ट्रेवलिंग। सपोज हमारे इंडियन ऑयल का, हम जो भी XYZ में बात कर सकता हूँ, इंडियन ऑयल में बातेंगे, XYZ कंपनी है, उसका हब दिल्ली में है और उसको दिल्ली में ही भेजना है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगा, दूसरे स्टेट में ज्यादा होगा। तो एक बेसिक रीजन और ये है। तो सत्यम, आई एम क्लियर फॉर द सेम। अब हम नवदीप का लेते हैं। हाँ जी नवदीप भाई साहब, सब कुछ लगता है पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ी आप ही चलाते हो। कस्टम भी लगता है और एक्साइज भी लगता है और हमारा लोकल टैक्स भी लगता है, इसलिए हमारा पेट्रोल इतना महंगा है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे यश का कि वैट एंड एक्साइज आर सेम। नहीं यश, मैंने अभी आपको बताया कि वैट और एक्साइज अभी सेम नहीं है। एक्साइज इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी करंट रूलिंग पार्टी है, हम नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑफिशियल सेशन है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वैट जो इम्प्लीकेट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। यानी कि आपका जो टैक्स लगाया वो बीजेपी ने लगाया, विच इज इन सेंट्रल पार्टी, और वैट जो लगाया वो आपका आम आदमी पार्टी ने लगाया जो स्टेट में है सर। तो हर एक स्टेट का अपना रेट है। एक्साइज का रेट सेम रहता है हर एक स्टेट से पहले, चाहे वो कन्याकुमारी जा रहा हो चाहे वो कश्मीर जा रहा हो।
एक्साइज का रेट सेम है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक चीज और मेंशन करूंगा, जितने एक्साइज के रेट हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसका स्टैंडर्डाइजेशन उसकी ही स्टेट में होगा सिर्फ, क्योंकि वो उसकी स्टेट से कंसर्न करता है। आई होप और कोई क्वेश्चंस हैं तो बेटर रहेगा, नहीं तो हम आगे चलें इससे। अच्छा, एक सत्यम एक सत्यम जी का क्वेश्चन है हमारे पास, कैन सेंट्रल कंट्रोल द टैक्स रेट ऑफ स्टेट दैट बियॉन्ड। हाँ ठीक है, देखिए क्या होता था हमारे वैट सिस्टम में, ये बात चली कि ये सिस्टम जीएसटी से पहले वाला सिस्टम है, जहां पे हमारा सर्विस टैक्स भी होता था, वैट भी होता था। अब हो गया, हुआ क्या, इसी वजह से हमारा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो बहुत खराब हो गया था। सपोज अगर मेरे को कोई सामान मंगाना है हरियाणा से, तो होता क्या था, मेरे को एक फॉर्म सेंड करना पड़ता था कि ये पर्सन इस पर्सन को हरियाणा में माल भेजेगा, अगर ये फॉर्म नहीं आएगा तो आपको पेनल्टी लगेगी। या मेरे को कहीं माल बेचना होता था, सपोज मेरे को आज अब माल बेचना है पंजाब में, तो मेरे को एक फॉर्म साइन करना पड़ता था, बॉर्डर फॉर्म साइन करने पड़ते थे। तो जीएसटी ने क्या करा, जितने टैक्सेस हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीन दिखाई, सर्विस टैक्स, वैट और गुड्स एंड सर्विसेज छोटा पार्ट, उसको कलेक्टिवली एक ही में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जब जीएसटी का रेट आ गया, जीएसटी गवर्न बाय द डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स की पावर चली गई है। इसलिए जब भी आपने सुना होगा कि स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, हमें रेवेन्यू देना है स्टेट को, अभी भी जैसे करंट अफेयर्स में चल रहा है, वो यही है कि सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और जो स्टेट के साथ बात हुई है, जिन जिन स्टेट्स के साथ, सारी की सारी स्टेट है इसके अंदर, अब कोई इंडिया में ऐसे स्टेट नहीं जो जीएसटी कंप्लाइंट ना हो, सारी स्टेट, तो वो उनको फिर रेवेन्यू शेयर करेगी। अब जो हमने बात करी पेट्रोल की, लिकर की या इनकी, ये अभी भी स्टेट के हाथ में है, तभी ये जीएसटी में नहीं गए। समझ में आ सकता, क्योंकि स्टेट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी से मिलता है। भाई स्टेट को भी तो रेवेन्यू चाहिए ना कोई काम करने के लिए। मान लीजिए आज आज दिल्ली गवर्नमेंट 500 करोड़ खर्च कर रही है, तो कहां से कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मांगेगी, जो जो अपने टैक्सेस कलेक्ट कर रही है वो उसी से खर्च कर रही है। तो मेजर कलेक्शन जो है वो रेवेन्यू का वहीं से आता है। अभी भी सिर्फ 4-5 चीजें छूटी हुई हैं बाहर, जो स्टेट के हाथ, जो सेंट्रल के हाथ में नहीं गई है। सेंट्रल रिकमेंड कर सकता है स्टेट को, बट वो कंट्रोल नहीं कर सकता डायरेक्टली। जो स्टेट टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्सेस उसके हाथ में, उसके लिए स्टेट कुछ नहीं बोल सकती उसको। तो नवदीप पूछ रहे हैं पेट्रोल पंप में कहीं कहीं टैक्सेस सेलिंग पेट्रोल सेकेंडरी, टेक्निकली यू कैन से यस, पेट्रोल पंप वो ही है जो वो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और आगे सेकेंडरी हम बेच रहे हैं, बट उसके अंदर उनके मार्जिन होते हैं, तो दे आर डूइंग बिजनेस। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बिजनेस नहीं कर रहे। सम मार्जिन आर फिक्स्ड विद द पेट्रोल पंप डीलर्स, माइट भी शायद हो सकता है 2-3 रुपए हो, आई डोंट नो व्हाट द प्राइमरी मतलब व्हाट आर द मार्जिन ऑफ पेट्रोल पंप डीलर, बट हाँ दे आर कलेक्टिंग टैक्सेस एंड सेंडिंग इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली। आई होप एवरीवन इज ओके। या किसी को कोई और एग्जांपल लेना है हमारे पास टैक्सेस के ऊपर, या कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब नॉट रेलेवेंट टू द टैक्सेस, रिलेटेड टू नॉट टैक्सेस बट देयर कंफ्यूजन, तो हम ले सकते हैं अभी दोबारा। आई होप सबको क्लियर हो गया, आगे चले फिर। ठीक है, अगला सेशन या अगली शॉर्ट पीपीटी हम पेट्रोल, हमने पेट्रोल तो बहुत कर लिया इस साल, अभी जो इस बार एक चीज और लेंगे हम लोग। यहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, भाई ये बताओ कि गूगल कौन कौन करता है कंपनियां, मतलब अभी तक एंटरप्रेन्योर कौन कौन बनना चाहता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं शायद, या इस बहुत सारे ही ऑलमोस्ट जो बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर। देखिए एंटरप्रेन्योर बनना बहुत इजी है, या आप मान के चलिए कि इट इज वेरी गुड दैट यू हैव एन आइडिया। अच्छा सब मैं ऑब्वियस सी बात है सबके म्यूट हैं सिस्टम, तो हम ज्यादा इसमें चर्चा नहीं कर सकते। एक ट्रेंड चला है पिछले 5-7 सालों में, ट्रेंड ये चला है कि हमारे जितने नए यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इसमें से 90% आगे फ्लो नहीं कर पाते, या जो हमारा फाइनल रेशियो वो 10 या 12% ही है सिस्टम में। रीजन ये है
फर्स्ट थिंग इज ऑनलाइन सिस्टम। हम एंटरप्रेन्योर सेल्स हैं आपके कॉलेजेस में, वो भी शायद नहीं कंडक्ट कराते ये एक्टिविटीज। रीजन ये है, आप सब गूगल पे ढूंढना चाहते हैं, गूगल पे सब कुछ नहीं मिलता। गूगल भगवान नहीं है। गूगल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता वो बेसिकली। पहली बात तो ये माने, जो भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में, अब्रॉड में या लोकली, आप उसको पहले टेस्ट एंड ट्रायल मेथड पे एक उसको हिट करके देखें। हमें लगता है कि अच्छा यार, एक ये कंपनी आ गई, हमें क्या बेचना है, आपने मॉडल कॉपी पेस्ट करा और उसको चिपका दिया। अच्छा शॉपिफाई आ गया, शॉपिफाई पर रजिस्ट्रेशन करी, 20,000 रुपए दिए और आपने आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। होता क्या है, ये मॉडल बहुत कम सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आप ज्यादातर मॉडल कॉपी या पेस्ट ही करते जा रहे हो। सारे लोग आजकल मॉडल कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। उसमें से कई लोग सक्सेसफुल एक लिमिटेड टाइम तक होते हैं। रीजन भी, आपका प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूएसपी होता है, लेकिन आगे जाके आप स्टॉप हो जाते हो। रीजन भी, या तो गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है, आपकी शिपिंग में प्रॉब्लम होती है, या आपको कलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, या उसके बाद अगर सब कुछ सॉल्व हुआ तो आपको रिटर्न में प्रॉब्लम होती है कि भाई प्रोडक्ट हमने शिप तो कर दिया है, तो अब इसको वापस कैसे मंगाना है अगर किसी क्लाइंट ने मना कर दिया एंड ही इज फाइलिंग अ केस। तो ये बड़ा मिशन बहुत अच्छी है। मिशन शेयर करी होती है। अगर मैं डाउनटाउन का बताऊं तो कि फ्लिपकार्ट बिक गई है, इट इज वेरी ऑफन। कि फ्लिपकार्ट बिक गई है, इट डजंट टेक ऑन ओवर है अब के। एक रीजन और है जो मैं लोगों के पास या मेरे पास जो क्वेरी आती है कि सर हमारे पास ना आइडिया है, पैसे दिला दो। भाई अगर पैसे दिलाने होते तो मैं खुद अपनी कंपनी में लगा लेता। ठीक है ना, पैसे पैसे देने बहुत, वो कहते हैं फंडिंग दिलवा दो। अब फंडिंग जब दिलाई जाएगी जब आपने अपना बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया होगा। until and unless you implement your idea for some secondary manners, कम से कम अपना आपका आइडिया 1-2 साल रन करे, उसमें कुछ रेवेन्यू आए, वो बिजनेस मॉडल हो, उसके बाद यू लुक आउट फॉर फंडिंग पार्टनर्स। लेकिन आज के डेट में सबको फंडिंग ना फटाफट चाहिए। एक बिजनेस मॉडल बनाया या किसी से बनवा लिया, हमने ये करना है और सर पैसे दिलवा दो। पैसे ऐसे नहीं आते हैं, सीरियसली ऐसे नहीं आते हैं। आप सिर्फ गूगल पे बैठ कर टाइम वेस्ट कर रहे हो या पीपीटी बना के ओनली अप्रोच कर रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सबसे पहला काम, आपका प्रोडक्ट क्या है या आपका सर्विस क्या है, वो बहुत मेजर कंसर्न है। आप किस फील्ड में हो, वो बहुत मेजर कंसर्न। आप साइंस से हो या आपने कोई प्रोडक्ट आपकी मास्टरी है, सर्विस में मास्टरी, किसी चीज में बहुत अच्छे हो, नॉट रिलेटेड टू योर फील्ड, ट्राई टू डू दैट। पहले वो करें, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी के अंदर आउटपुट निकल के आती है, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी बिग बिलियनियर या जितने भी स्टार्टअप्स हैं, आप ले सकते हो एग्जाम्पल। बट जो भी काम करें उसको पहले फिजिकली इंप्लीमेंट करके सबकी ओपिनियन लेके करें। बहुत सारे लोग हाँ या ना भी कहते हैं, तो सारे सजेशंस लें, सारी लें, उसके बाद करें। मैं आज जो अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अभी आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे चूज करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कंपनी किस किस मॉडल में रजिस्टर होती है। जनरली लोग अभी जो आ रहे हैं, मैंने कुछ पिछले 3-4 साल से अप्रोच करते हैं, वो अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं और कंप्लायंस नहीं करते हैं। ड्यू टू दैट उनको बहुत हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है फॉर एवरीथिंग। तो यही एक मैं मॉडल बताने जा रहा हूं कि इंडिया में किस किस कंपनी पे रजिस्टर होता है सिस्टम। पहले तो देखिए, सबसे पहले बताऊंगा, मैं नीचे से शुरू करूंगा, इसलिए मैंने जानबूझ के वो नीचे लगाया है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि आप अकेले ही बिजनेस कंडक्ट करेंगे। आपका ऑफिशियली
ध्यान से सुनेगा, आपका ऑफिशियली कोई पार्टनर कोई डायरेक्टर नहीं होगा। मतलब जो आप खुद काम कर रहे हैं, आपने खुद ही रजिस्टर कराया और खुद ही काम करना शुरू कर दिया ऑफिशियली। ऑफिशियली का मतलब होता है, हो सकता है आपके पास कोई कैपिटल पार्टनर हो या कोई हो और पार्टनर, बट ऑफिशियली वो सिस्टम में नहीं है रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो पहला मॉडल है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा मॉडल आता, इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगा अभी सेशन से पहले ही, क्योंकि आपको 2 लोग चाहिए होते हैं कम से कम पार्टनरशिप के लिए, और एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट होती है, उसके बेसिस पे आप काम करते हैं। जो कंप्लायंस होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो कम होती है, पार्टनरशिप में थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है। तीसरा मॉडल आता है जो सबको पता है, या आजकल सब ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सबको पता है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने से पहले बहुत सारी चीजें कंप्लाइंट करनी पड़ती हैं, और खोलने के बाद उससे ज्यादा कंप्लाइंट करनी पड़ती है, और उसको बंद करने में उससे भी ज्यादा कंप्लायंसेस है, क्योंकि आप डिफॉल्ट करते हो। तीसरा मॉडल है प्राइवेट लिमिटेड। अगेन आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए यहाँ पर जो कंपनी को रन कर सके। इसमें जो कंप्लायंस होती है और टैक्सेस होते हैं वो पार्टनरशिप से ज्यादा होते हैं। चौथी आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं LLP कंपनीज। ये ऑनलाइन जनरली जल्दी से मिलती नहीं है, क्योंकि सब लोग प्राइवेट लिमिटेड ही ज्यादातर देखते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये बहुत जरूरी है। इसकी कंप्लायंस पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड की बीच की होती है, मतलब पार्टनरशिप से ज्यादा और प्राइवेट लिमिटेड से कम। पार्टनरशिप में अब ये अभी कुछ साल पहले ही आई है। एक कंपनी और होती है पांचवी, विच इज कॉल्ड सेक्शन 8 कंपनीज। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा आर्डेंट यूथ ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ट्रस्टीज चेंज करने होते हैं, या कुछ प्रॉब्लम होती है कि आप बार बार डिपार्टमेंट नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया आप सेक्शन 8 कंपनी खोलें। सेक्शन 8 कंपनी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। द मोटिव ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इज टू जस्ट टू ऑपरेट विद द NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपना ट्रस्ट रजिस्टर नहीं करा सकते, या आपको ट्रस्टीज चेंज करने में हर साल प्रॉब्लम होती है, आप अपना सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराएं, जो एज अ ट्रस्टी रजिस्टर होगी, बट एज अ कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी, जिसमें आप जितनी एक्टिविटी, जैसे हम रोटरी में एक्टिविटीज करते हैं या रोटरैक में एक्टिविटीज करते हैं, या कोई अपनी एक ट्रस्ट खोलना चाहे अलग से, वो सेक्शन 8 कंपनी के अंडर खोल सकता है डायरेक्टली। कंप्लायंसेस नॉर्मल होती है इसके अंदर, जो एक ट्रस्टी में हो, ट्रस्ट में होती है, तो इससे में थोड़ी सी और ज्यादा होती है, बट आप हर साल इसमें आप ट्रस्टीज चेंज कर सकते हो बहुत इजीली। सेम इसमें आप डोनेशन लो, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। आप डोनेशन लोगे और दोगे, सब एग्जाम्प्टेड होते हैं, उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये तो होगी 5 बेसिक टाइप की कंपनीज। एक आती है जो गवर्नमेंट ने भी कुछ साल पहले निकाली है, 1% कंपनी। मेरे सजेशन में 1% कंपनी ना ही खोलें तो बेटर रहेगा। ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड का एक पार्ट है, जिसमें हमें एक ही पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर सकता है, बट कंप्लायंसेस सेम होते हैं, बर्डन ज्यादा होता है, और इसको कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता जल्दी से। तो आप जो काम करें, जो भी अपना मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जान लें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। आप चाहे कोई भी मॉडल सेलेक्ट करें, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, या लिमिटेड लायबिलिटी हो, आपको है यू हैव टू फाइल, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कुछ हर महीने होती हैं, कुछ क्वार्टर में होती हैं, कुछ ईयरली होती हैं। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी खोल लेते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, बट दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द लॉज। फाइनली होता क्या है, 6-8 महीने साल भर बाद यू एंड अप गेटिंग अ नोटिस। जब आपका नोटिस आता है तब आप कहते हैं क्या करें। एट दैट टाइम आपने जितना अपना इनकम या अपनी कैपिटल लगाई नहीं होती, उससे ज्यादा आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है, विच इज अननेसेसरी। जब भी आप कोई प्लानिंग करें, एक डेफिनेटली कंसल्टेंट या कोई भी चार्टर्ड या कोई भी जो आपके, जिसको अच्छी टैक्स की नॉलेज हो, उससे कंसल्ट जरूर करें कि भाई हम ये मॉडल इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लॉन्ग रन के लिए। होप आपको ये सब
क्लियर होगा। इस पे पहले हम क्वेश्चंस लेंगे थोड़े थोड़े, कि आपको, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, सत्यम से आया। हाँ सत्यम, जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो एज अ सेक्शन 8 कंपनी ही रजिस्टर होता है, स्पेसिफाइड है कंपनीज एक्ट में सारा ये। तो अगर आपको कोई भी ट्रस्ट खोलनी है और आपको लगता है कि इज बेटर टू ओपन सेक्शन 8 कंपनी, यू कैन गो फॉर दैट। जो बेनिफिट ट्रस्ट को मिलते हैं वही बेनिफिट्स आपके सेक्शन 8 कंपनी को मिलते हैं। आप इसमें कोई भी एक्टिविटी रन कर सकते हो। बेनिफिट क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी खोलने का, कि आप, जैसे इस वक्त कोविड-19 चल रहा है या बहुत ज्यादा क्राइसिस है इस वक्त, तो कंपनी सीएसआर फंड रिलीज करती है। आई थिंक सो आप सब कॉलेज में तो सीएसआर पता ही होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक कंपलसरी चीज होती है कि जितना कंपनी खर्च करती है उतना उसको टैक्सेस में रिबेट मिल जाता है। इसलिए कंपनी, और कंपलसरी भी है कॉर्पोरेट्स के लिए, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कि आपको अपनी टोटल टर्नओवर का 2% सीएसआर पे खर्च करना ही करना है। तो वो बहुत सारी सेक्शन 8 कंपनीज जो कंप्लायंट है, और जो ट्रस्टीज जो कंप्लायंट है, उनके ही पास अप्रोच करती है सीएसआर फंड के लिए, क्योंकि उनको आगे अपने सिस्टम में रिपोर्ट करना होता है। वो सेक्शन 8 कंपनी ज्यादा अप्रोच करती है, क्योंकि उनको स्टेटस आपका ऑनलाइन दिख जाता है। क्योंकि कोई भी चार्टर्ड या कोई भी सीएस रजिस्टर होगा, ही कैन सी द स्टेटस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इन सेक्शन 8 कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर रिक्वेस्टिंग द डॉक्यूमेंट्स। होप आई एम क्लियर ऑन द सेम। अच्छा, एलएलपी, मैं इसमें डिफरेंस बता देता हूं। आपका प्राइवेट लिमिटेड, मैं नीचे से शुरू करता हूं। जो टैक्सेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो इंडिविजुअल की तरह ही होता है। जैसे कि आपके फादर जॉब करते होंगे या आप जॉब करते होंगे, तो आपको पता है 2.5-3 लाख एग्जम्प्टेड है इनकम, तो वो उसके लिए एप्लीकेबल है नॉर्मल इनकम टैक्स रेट्स। दूसरा, अब हमारे पास एलएलपी में क्या रेट्स हैं और कैसे बेनिफिट्स हैं। देखिए, पहली बात, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों में एक कॉमन चीज है कि इन जो आपका टैक्स रेट है, टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, यानी कि जो आप कमा रहे हैं उस पे जो टैक्स रेट है वो 25% से लेकर 30% तक है। मैंने अभी थोड़ा सा नीचे हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं 20% से लेकर 30% तक है। देर इज नो एग्जम्पशन। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप में डिफरेंसेस एक्ट्स के हैं। पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होती है, एलएलपी प्राइवेट एज अ कंपनीज एक्ट में होती है, और प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनीज एक्ट में ही होती है। बेनिफिट्स क्या आपके, अगर आप लॉन्ग रन कर रहे हैं और आपको कंपनी के लिए चलाने के लिए एक्सपेंसेस हैं। पहली बात एक्सपेंसेस के ऊपर आती है, इसको बनाने का एक्सपेंस ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी लोकेशन पे कितने पार्टनर्स हैं। दूसरा जो एक मेजर रीजन है कि इसमें टैक्सेस ज्यादा, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तीसरा ये है कि आप इसके एक्सपेंसेस बियर कर पाएंगे ईयरली, क्योंकि इसमें ऑडिट कंपलसरी होता है, आपको ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ऑडिटर फीस होती है। मान के चलिए एक एलएलपी या एक प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप जो ईयरली सिर्फ साल में 10 लाख रुपए का बिजनेस करती है, द कंपनी हैज टू पे अराउंड 40,000 ऑफ फीस, मतलब 30 से 40 हजार का खर्चा होता है ईयरली मिनिमम, अगर कोई आप अच्छा कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे तो। अब बेनिफिट्स क्या है, इसमें बेनिफिट्स बहुत है। पहली बात, यू कैन गेट द कॉन्ट्रैक्ट इजी, क्योंकि आपकी प्राइवेट लिमिटेड होती है, एनीवन कैन चेक ऑनलाइन, वो एक साइट पे जाके चेक कर सकता है कि आपकी कंपनी कंप्लायंट है या नहीं है। दूसरी ये है, यू कैन अप्रोच इंटरनेशनली। अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हैं या कोई अब्रॉड का बिजनेस कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज भेज रहे हैं इंडिया से बाहर, तो जितनी भी फर्म्स हैं इंटरनेशनली, दे प्रेफर प्राइवेट लिमिटेड, नॉट एलएलपी, दे प्रेफर प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज उनकी कंट्री में भी वो बहुत इजीली चेक हो जाता है कि आप इसमें कंप्लायंट है या नहीं है। तो वो प्राइवेट लिमिटेड को पैसा भेजना ज्यादा प्रेफर करती हैं रादर देन सोल प्रोप्राइटर या एलएलपी, बिकॉज दे कैन चेक द स्टेटस ऑनलाइन। जो उनके कंसल्टेंट होंगे वो चेक कर सकते हैं, हाँ सर ये आपकी इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये इंडियन गवर्नमेंट इनका कंप्लायंट है, तो पैसे भेज सकते हैं। चौथा बेनिफिट क्या होता है, आपको, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू आर प्रेजेंटिंग योर कंपनी,
तो उसमें आपको, आप उसमें डायरेक्टर भी लिखवा सकते हो, आप उसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव भी लिखवा सकते हो, जो आपका मन करे वो लिखवा सकते हो। लॉन्ग रन में प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपीज ही चलती हैं, अगर आप दो या दो से ज्यादा लोग हैं। और अगर आप हाँ, एक और मैं बता दूं कि सपोज आप सोचते हैं कि हम अभी 3-4 लोग हैं, बट हमारे पास वी कैन नॉट मेंटेन एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट 2 years, हम थोड़ा थोड़ा बिजनेस लाते हैं, तो आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में गिवन है। आप एलएलपी से पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप से आप प्राइवेट लिमिटेड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर से प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट आपको ये कॉल अपने एंड पे अपना सेल्फ एग्जीक्यूशन करके लेना। ठीक है सत्यम, इट विल बी ओके। हमारे पास क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पैसे पे फिर से आगे सब। चलो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सत्यम का, कि दैट एलएलपी हैज एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ लोन। देखो, आप अगर लोन की बात कर रहे हो, मैंने आपको बताया लोन फंडिंग आपको कुछ नहीं मिलेगी, कम से कम आपकी 2 साल की बैलेंस शीट होनी चाहिए, या 2 साल का बिजनेस होना चाहिए, टू शो टू द बैंक और टू शो टू एनी फंडर कि सर हाँ ये हम काम करते हैं, हमारे एसेट्स ये हैं। उससे पहले आपको सिर्फ एक पर्सनल लोन मिल सकता है, वो भी आपकी अगर इनकम टैक्स रिटर्न जाती होगी तो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन नॉट सीज अंडर एलएलपी। देखो, एलएलपी के अंडर एसेट सीज नहीं होते, शायद अगर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं पता, कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, अकाउंट्स में हम पढ़ते थे सेपरेट लीगल एंटिटी, पहला चैप्टर हमारे अकाउंट्स की बुक का 11th में, जो टीएस ग्रेवाल भाई साहब बोलते थे हम लोगों को, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है, यही मतलब होता है कि जो डायरेक्टर है एलएलपी में, ही इज नॉट लिंक विद द कंपनी, दोनों को अलग अलग ट्रीट करा जाता था। इसलिए जब भी आपने देखा होगा हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं, हमारे पास हमेशा कैपिटल लायबिलिटी में रहता है, ये एक मेजर रीजन है। अब हम आते हैं कि क्या हमारा एलएलपी एसेट सीज कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, जनरल सेंस के अंदर आपकी जितनी लायबिलिटी है आप उसको ओवर करेंगे तो आपके एसेट सीज नहीं होंगे। हाँ, इन केस ऑफ फ्रॉड, लाइक जो भी चल रहे हैं, जितने आपके हाउसिंग कंसर्न्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज डूब गई हैं, आम्रपाली है रिसेंटली हुआ है, जेपी का चल रहा है, इस केस में द कोर्ट कैन सीज योर एसेट्स अंडर एनी ऑफ द सिस्टम, चाहे आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो। अगर आपने फ्रॉड करके कोई ना कोई एसेट खड़ा करा है, तो हालांकि वो लॉ, इस लॉ में पावर नहीं है इनकम टैक्स में, वो कोर्ट्स के पास पावर है, तो वो सीज कर सकती है आपके एसेट्स। विजय माल्या हमारा आने वाला थोड़े दिनों में, देख लेना। तो ये हमारा रियल एग्जाम्पल है इसके लिए, तो ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा, वेंचर कैपिटल, देखो वेंचर कैपिटल बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसलिए कभी हम शुरू करेंगे। बहुत सारी टाइप की कैपिटल्स होती हैं। देखो, 2 साल का रिकॉर्ड का मतलब होता है, आप सपोज सपोज मैं आपके पास आया कि भाई साहब मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, तो आप मेरे से क्या मांगोगे, आप कहोगे ना भाई कौन हो, गारंटी। अगर मैं आप मेरे को 5 लाख रुपए दोगे तो आप मुझे पूछोगे भाई कौन हो आप, मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। बोलो चलो ठीक है, पापा के दोस्त, आपने 1 लाख रुपए दे दिए। मैं फिर से आया, भाई साहब 10 लाख रुपए दे दो। अब आप वही पापा का दोस्त तो नहीं चलेगा ना आपका, व्हाट आर द गारंटी यू गिविंग। तो गारंटीज कैसे होती हैं, आपकी गारंटी यही होती है कि आपने जो, हम मानते हैं कि जो आपने बिजनेस कर रहे हैं उसके जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उस पर जो आपने टैक्सेस पे करे हैं, दैट आर वेरी करेक्ट, ट्रू एंड फेयर। हमने ये अकाउंट्स में पढ़ा है, ट्रू एंड फेयर नेचर। अच्छा, अब आपने पूछा बिकॉज ये तो आपका होगा रिकॉर्ड, हम मानते हैं कि 2 साल का रिकॉर्ड मिनिमम है, क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करते हो, 1 साल तो, जब आप नेक्स्ट ईयर आपका कॉल लेते हो कि हमने 1 साल में कितना कमाया, कितना खर्चा दिया, तो 1 साल तो उसमें निकल जाता है। नेक्स्ट ईयर आप अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करते हो, डेफिनेटली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, हमने क्या क्या चेंज करा है। तो जनरली 2 साल का रिकॉर्ड हर एक कंपनी या वेंचर कैपिटल जरूरी मांगती है। अच्छा, बिकॉज फ्लिपकार्ट और डिड नॉट हैव दैट ऑप्शन आई गेस। देखिए, फ्लिपकार्ट का जो नाम है वो फ्लिपकार्ट नहीं है, आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो इसका नाम कुछ और है। फ्लिपकार्ट इज अ ब्रांड विच इज ओनली रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क। फ्लिपकार्ट की कंपनी का नाम कुछ और है, मैं भूल गया हूँ, स्नैपडील का भी और फ्लिपकार्ट का भी। आप जब इनकी कंपनी हिस्ट्री खोलेंगे तो ये कंपनी बहुत पहले से रजिस्टर्ड है। मतलब व्हेन आई वाज इनटू जॉब, मैं 2010 या 11 की बात कर रहा हूँ, तब फ्लिपकार्ट नहीं आई थी ना, स्नैपडील आई थी।
फ्लिपकार्ट और स्नैपडील कूपन्स में डील करते थे, डिस्काउंट कूपन्स में। इसकी हिस्ट्री आप चेक करना, आपको मिल जाएगा गूगल पर। तो स्नैपडील डोर टू डोर मार्केटिंग कर, स्नैपडील का मेरे को पता है क्योंकि स्नैपडील की मैंने स्टोरी पूरी पढ़ी हुई है। स्नैपडील इज डूइंग डोर टू डोर मार्केटिंग इवन इन टायर 2 और टायर 3 सिटीज। मैं सिटीज का गांव में जाते थे, वो कूपन देते थे कि आपने हैंडपंप पे लगा लो और हमें इसमें अगर हैंडपंप चलाओगे तो हम इतना डिस्काउंट देंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग दे हैव डन। उसके बाद ये जैसे ही हमारा बूस्ट आया सिस्टम में, ई कॉमर्स के एप्लीकेशन आई, उसके बाद स्नैपडील हमारे इस वेंचर में आया है। और ओला इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी, इज एन इंटरनेशनल कंपनी जो उसको फंडिंग लेती है। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको फंडिंग बहुत तेजी से मिल जाती है, कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितना इनोवेटिव आइडिया आपके पास होगा उतना इनोवेटिव आपका वेंचर होगा। इट्स ओके सत्यम, गॉट इट? आगे चले? ठीक है जी। आई थिंक सो और किसी क्वेश्चन नहीं है तो हमने इस बिजनेस मॉडल पे क्वेश्चन ले लिया है, आगे चलते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन के, प्राइवेट लिमिटेड की बना दी। ये मैं आपको, थोड़ी बड़ी पीपीटी है इसके ऊपर, मैं आपको सेंड कर दूंगा सबको इजीली, ये हो जाएगा आपका काम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं जो हमने बिजनेस कंसेशन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आई थिंक सो आज की डेट में सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, उसमें ज़्यादा काम हो सकता है इजीली। तो हम मान के चलें, पहली बात तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है, किसी को कुछ आइडिया है? कैन वी हैव अ चैट ऑन दिस, अ शॉर्ट चैट? हमारा चैट ऑप्शन कहाँ गया? चलिए कोई क्वेश्चन नहीं, पहले हम इसको शुरू कर लेते हैं, बेटर रहेगा। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज की डेट में सब करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेसिकली। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है? एक्सपोर्ट तो सबको पता ही है, हिंदी में बात करें तो इंपोर्ट मीन्स आयात, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात। आज की डेट में एवरी वन और एवरी एंटरप्रेन्योर या जो भी है वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है कि हमें एक्सपोर्ट कर दे। लेकिन एक्सपोर्ट जितना ही इजी है उतना ही कंप्लायंसेस हैं उसकी थोड़ी सी ज्यादा, तो आप करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या हो सकता है और क्या चल रहा है आज की डेट में। पहली बात है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट क्या है और ये क्या है, किस चीज के लिए है। पहला, रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें पहले इसलिए बता रहा हूँ, यू विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि ज्यादातर बाद में सुनते नहीं है चीजें। रिस्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज बैरियर्स है हमारे पास बहुत ज्यादा, करेंसी भी इशू है कि हम किस करेंसी में ट्रेड करें, आपने माल भेजना है, माल मंगवाना है, वो कैसे फैसिलिटेट होती है। ऑब्वियस सी बात है, आप कैश तो लेके या कैश तो देके जाओगे नहीं, तो देयर बैंकिंग रेगुलेशन विद द सिस्टम। तो कौन से बैंक कैसे डील करते हैं हमारे इंटरनेशनल बैंक के साथ। तीसरा है क्रेडिट टर्म्स और रिस्क क्या क्या है। क्रेडिट टर्म्स होती हैं जैसे आप डोमेस्टिकली अपना सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करते हैं कि हमने माल भेज दिया, आपको पेमेंट 1 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, वो क्रेडिट टर्म्स कैसे होती हैं, उसके साथ क्या रिस्क होते हैं या जर्नल और कौन से रिस्क होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग कैसे होती है प्रोडक्ट्स की, शिपिंग कैसे होगी, इंश्योरेंस कैसे होगी, एक कंसर्न ऑल्सो ये है हमारे पास। उसके बाद हर एक रेगुलेशन है कंट्री का हर एक प्रोडक्ट के लिए। मान के चलिए कि हर एक कंट्री का अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक लॉ बना हुआ है। जैसे कि आप अगर कोई भी फूड आइटम हम
पहले ये एक ग्रेडेड देते हैं, आई एम डिफाइनिंग द सिस्टम, जो ए कैटेगरी कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, जो बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज। बी कैटेगरी कंट्रीज आती हैं जो हमारी है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, नेपाल, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। एक आती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फिर, जैसे कि अफ्रीका हो गई, आपकी सूडान हो गई, आपके अफगानिस्तान हो गया, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो मान के चलिए एक हम प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, खाने का प्रोडक्ट लें, सपोज हम एक एप्पल लेते हैं। आप एक एप्पल एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए में, और एक एप्पल एक्सपोर्ट कर रहे हैं सपोज आप अफ्रीका में। दोनों की रेगुलेशंस में बहुत फर्क है, हालांकि आपका एप्पल सेम है। फर्क क्या है कि जब तक आपका एप्पल फूड ड्रग एंड अथॉरिटी ऑफ यूएसए अप्रूव नहीं करेगा, आप वो वहां माल भेज ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस उसका आपको सर्टिफिकेशन ना मिल जाए। सेम एप्पल अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में भेज रहे हैं, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। रीजन बीइंग वो पहले से अंडर डेवलप्ड है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो अपने अप्रूवल्स क्या लगाएंगे बेसिकली। तो हमें ये सर समझना जरूरी है कि कौन से रेगुलेशंस किस किस प्रोडक्ट पे कहां पर क्या एप्लीकेबल है। आइए इसमें एक वीडियो देखते हैं आपके आगे, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ मैं, आप ऑडियो, सॉरी शेयर देखते हैं। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स मैंने आपको बताया, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन होम कंट्री टू अदर मार्केट्स। ठीक है, इसमें दो टाइप के एक्सपोर्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट कुछ आया हमारे पास शायद, एक सेकंड। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, एक सेकंड रुकना पड़ेगा शायद हमें इसमें। अच्छा ओके, शायद हो सकता है, जस्ट होल्ड, आई थिंक सो कुछ हैंग ऑन हो गया है। एक मिनट, हाँ हवाला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। ओके ओके, देयर सम टेक्निकल ग्लिच, कुछ प्रॉब्लम थी, वी आर ओके विद द सेम नाउ, आई थिंक सो द शी। ये मैंने कुछ इंटरनेशनल रिस्क ट्रेड बताए थे, तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता दूंगा। अगर आपको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि हमारे इंटरनेशनल उसमें अंदर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, जो आपको एक बार टेक केयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज, करेंसी, बैंकिंग रेगुलेशन, क्रेडिट टर्म्स, इन्वॉल्व रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, इंश्योरेंसेज, along with the regulation of and laws varies by the country by country। तो इसके अंदर हम आगे देखें फिर एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। ऑल द पीपल आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स तो है नहीं। जब जब कोई पर्सन जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है अपना प्रोडक्ट, इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। जब कोई पर्सन मैन्युफैक्चरर से लेके माल आगे भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। यू कैन से मिडल मैन, यू कैन से ब्रोकर हो गया, जैसा भी हो, तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। ये दोनों इंडिया में लीगली वैलिड है, चाहे आप माल किसी से लेके भेज रहे हो या आप डायरेक्टली माल बेच रहे हो इंटरनेशनल मार्केट्स में, ओवरसीज मार्केट्स में, इट इज वैलिड। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने देने की कोशिश करी है आप सब लोगों को कि होता कैसे है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, ये चाहे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो या इनडायरेक्ट इंपोर्ट हो, सब कुछ एप्लीकेबल है। इंडियन इंपोर्टर माल भेजता है, सपोज दो हमारे पास इंडियन इंपोर्टर है, अमेरिकन एक्सपोर्टर है, या आप मान के चलिए कि इंडियन इंपोर्टर है, दोनों से। अगर हम नीचे वाली स्लाइड देखें
तो पहले वो इंपोर्ट के हिसाब से है कि जो हमने लिखा है सेकंड पॉइंट, एक्सपोर्टर शिप्स गुड आफ्टर बीइंग पेड, यानी कि इंडियन इंपोर्टर ने अमेरिकन एक्सपोर्टर को एक ऑर्डर दिया, इंडियन ने पे करा, और उसके बाद अमेरिकन एक्सपोर्टर ने गुड शिप कर दिए। ठीक है, सेम इसमें हम अगर मान के चलें कि इंडियन एक्सपोर्टर है और अमेरिकन इंपोर्टर है, तो सेम कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी कि अमेरिकन पे कर रहा है, इंडियन शिपिंग कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज द सेम। कुछ इसमें बेसिक कंडीशंस है, मैं अभी आपको स्लाइड के आखिरी बताऊंगा, बट आर द बेसिक कंडीशंस यू हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पर। ये एक ट्रांजेक्शन फीचर है, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड इजीली। हमारे इंडियन मार्केट, ये बहुत जरूरी है, कौन कौन से एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशंस मैन्युफैक्चर है हमारे पास। हमारा सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, रिलेटेड टू फूड, योर स्पाइसेस, योर दाल मसाले वगैरह, पल्सेस वगैरह सब कुछ होता है। सबसे ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आता है ओर्स एंड मिनरल्स, लाइक मेटल हो गया, आपका स्टील हो गया, ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होती हैं। इवन इवन जो हम हम नहीं, मतलब लड़कियां इवन कस्टमाइज ज्वेलरी पहनती है, वो भी एक्सपोर्ट होती है, और बहुत मेजर डिमांड है इनकी ग्रेड ए कंट्रीज के अंदर। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स जो है हमारे ज्यादातर एक्सपोर्ट बहुत कम कंपनीज करती हैं, जो स्पेशलाइजेशन है, ज्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं हम लोग। इंडियन इंपोर्ट्स का मेजर कॉम्पोजिशन सबको पता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्ट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ही है आज की डेट में। कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स हो गए जो ऐसी मशीनरीज जो इंडिया में नहीं बनती हैं, या बिग मशीनरी जो इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता है। पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स भी हैं, हम भेजते भी हैं और मंगाते भी हैं, दोनों है। आयरन एंड स्टील हम भेजते भी हैं और मंगाते भी हैं। तो ये एक मेजर कॉम्पोजिशन है। प्रोडक्ट्स बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के अंदर जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमाइज ज्वेलरी, यू कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट। ये मान के चलिए, आपके कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तीन कैटेगरीज में डिफाइंड है। एक होती है रिस्ट्रिक्टेड आइटम, एक होती है प्रोहिबिटेड आइटम, एक होती है ओपन आइटम। तीन टाइप के लाइसेंस होते हैं। जो जनरली हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं वो ओपन लाइसेंस होता है, ओपन जनरल लाइसेंस, ओजीएल बोलते हैं। उसके अंदर आप जो जो इंडियन गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी अप्रूव्ड कर रखी है लिस्ट, आप उसमें डायरेक्टली डील कर सकते हैं, कोई स्पेशल अप्रूवल नहीं चाहिए। सेकंड आती है रिस्ट्रिक्टेड आइटम। रिस्ट्रिक्टेड आइटम क्या होती है? कोई ऐसी मेजर आइटम जो इस वक्त इंडिया को बहुत ज्यादा नीड है और उसको आपके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली रूलिंग करी होगी कि इंडिया ने मास्क का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था पिछले महीने, क्योंकि इंडिया को उसकी बहुत ज्यादा नीड है। पीपीई किट जितनी मैन्युफैक्चर होंगी वो इंडिया के लिए ही होंगी। यू कैन नॉट एक्सपोर्ट द सेम। अगर वो एक्सपोर्ट होगा भी तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होगा, आपको गवर्नमेंट से आइटम रिस्ट्रिक्टेड ही कर रखे हैं, जिसपे सिर्फ जो आइटम एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती, या जो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ G2G हो सकती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लाइक हमारा एम्यूनिशंस। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो है मेजर एम्यूनिशंस हैं जो हमारे एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकते, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में ही डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रमोटिंग एजेंसीज बनाई है, एक्सपोर्ट प्रोग्राम चलाती है एक्सपोर्ट्स के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक भी है, ट्रेड जोन्स भी बनाए हुए हैं एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। बट क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट, एक मेजर इशू और ऑल्सो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई भी अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करती है। इसी वजह से हमारे पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गाइडलाइंस है वो कंप्लीट नहीं है। सबके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है या लिमिटेड इंफॉर्मेशन है बेसिकली। तो ये एक ऐसे ड्रॉबैक, मैं ड्रॉबैक ही कहूंगा, क्योंकि एक्सपोर्ट एक मेजर अर्निंग है इंडिया के लिए, क्योंकि जब भी आपका एक्सपोर्ट होता है वो इंटरनेशनल टर्म्स में होता है। जब आप करेंसी मंगाते हो इंटरनेशनल टर्म्स में आती है, और जिस वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ पे मेथड कैसे लेंगे। अच्छा, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी हमारे पास
मैंने अभी बताया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक भी आपको फाइनेंस करता है, बैंकर्स भी होते हैं, फैक्टरिंग भी होती है। ये बहुत मेजर टर्म्स हैं, इसको हम बाद में कवर कर सकते हैं। एक जनरल प्रोसीजर मैंने लिखने की कोशिश करी आप लोगों के लिए कि आप जनरल प्रोसीजर क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, बिजनेस नेगोशिएशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा, कोई डिस्प्यूट हो तो सेटल होगा और पेमेंट आ जाएगी। प्रिपरेशन फॉर एक्सपोर्टिंग का मतलब है जितना भी आपके पास प्रोडक्ट मॉडल है, जो आपके मॉडल है, आप जो बेचना चाह रहे हैं मार्केट में, वो है। बिजनेस नेगोशिएशन, आप कहेंगे आपका इस प्रोडक्ट आप लेके गए उसको बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके बाद आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मैं आपको ज्यादा मैं क्वेरी लेना चाहूंगा रेदर देन स्पीकिंग ओवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इससे पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। पहली बात, जब भी आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट हमेशा एडवांस के ऊपर करें, 100% एडवांस या 50% अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब भी आप पास फॉरेन करेंसी नहीं आई, ध्यान से सुनिएगा, कोई पेमेंट बाहर से मंगा रहे होते हैं तो उसको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है डायरेक्टली। जिस डेट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बैंक को सबमिट करनी पड़ती है, बैंक सबमिट करके आरबीआई को भेजता है। अगर वो कंप्लायंस नहीं हुई तो आपको कम से कम 200% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड द टॉप एजेंसी फेमा, आपके ऊपर फेमा लगता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, द फेमा विल बी एप्लीकेबल टू यू, और उसके अंदर आपका एक लीगल केस चलेगा विद द ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स के साथ। टॉप नॉच अथॉरिटीज काम करती हैं इसके साथ। कभी भी पेमेंट के लिए, या आपको लगता है कि आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मेरा 200 रुपए का मेरे पास इंक्वायरी आ गई, मैं माल भेज के मंगा लूंगा, कोई भी इंडियन लॉ रिकवरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। अगर आपका शिप यहां से निकल गया है तो आप उसको नहीं रोक सकते। ये बहुत मेजर कंसर्न है, हमारे पास बहुत सारी क्वेरी और केसेस आते हैं इसके लिए, क्योंकि आपका केस अभी नहीं लगेगा, आपका केस कम से कम 1 साल बाद लगेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम ऑलमोस्ट 1 साल का होता है। जब वो देखेंगे आपने प्रोडक्ट भेज दिया है और रिकंसिलेशन नहीं हुई आरबीआई के साथ, आरबीआई विल गेट यू रेड लिस्टेड। हालांकि ब्लैक लिस्टेड होता है, आरबीआई के साथ ये रेड लिस्ट होता है। सेकेंडरी, आपकी जितनी भी क्वेरी है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनाए, चाहे ईमेल से बनाए, चाहे वो फिजिकली बनाए, अगर फिजिकली बाहर आपका इंडिया में अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है इनके सम डिस्प्यूट। तीसरी और फॉरमोस्ट बात, अगर आपका बाहर आया हुआ है, आपसे मिलता है, आप ट्रांजेक्शन डॉलर्स या कैश में नहीं कर सकते, या किसी भी करेंसी में नहीं कर सकते। इट हैज टू बी अ बैंक ट्रांसफर फ्रॉम देयर कंट्री टू आर कंट्री इंडिया, इट्स कंपल्सरी। आप कहीं से डॉलर ले लें और जमा करा दें, ऐसा नहीं होगा, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कंपल्सरी है कि बायर जाए अपनी कंट्री में, वहां से रिक्वेस्ट करे पेमेंट्स भेजने के लिए, जब पेमेंट आपके पास है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर ही होगी। ये 3 मेजर पॉइंट्स जो मैंने बताया। इसके लिए हम जनरली एक कोर्स शुरू करने वाले हैं अभी 2 हफ्ते बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिटेल मैनर में। तो जो भी करना चाहे तो जस्ट लेट मी नो, जस्ट पिंग मी अप फॉर द सेम, वी आर गोइंग द सेम। अब आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई भी क्वेरी हो, मैं लेना चाहूंगा बहुत इसके लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, या पिछली स्लाइड्स पे कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी टोटल ओवरऑल सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। हमारे पास आई थिंक सो कोई क्वेश्चन है नहीं प्रोबेबली। किसी को चाहिए, दिस इज माय फोन नंबर, दिस इज माय मेल आईडी, हमारा इवन चैनल, हमारा चैट है। डज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नहीं सत्यम, क्वालिटी और साइज कोई मैटर नहीं करता एक प्रोडक्ट की इंपोर्ट ड्यूटी पे। जो हमारे बिलिंग में लिखा होगा,
यानी कि जो पर्सन ने आपका माल भेजा होगा उस पर जो बिलिंग होगी उसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। चाहे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मंगाओ चाहे लो क्वालिटी प्रोडक्ट मंगाओ, जो बिलिंग के अंदर आपका जो आइटम होगा और उसके ऊपर जो बिलिंग होगी फाइनल, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी 98% प्रोडक्ट्स एग्जम्प्टेड है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 98% एग्जम्प्टेड है। आप कोई भी प्रोडक्ट करेंगे, इट्स बाय डिफॉल्ट एग्जम्प्टेड, क्योंकि इंडिया को फॉरेन करेंसी चाहिए बेसिकली। होप आई एम क्लियर सत्यम। एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो मैं इसमें बताना चाह रहा था, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, अगर आप उसके अंदर फॉल करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 1% से लेकर 5% का एडिशनल इंसेंटिव देती है डायरेक्टली। यानी कि अगर सपोज आप सपोज इलेक्ट्रिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तो गवर्नमेंट उसके ऊपर, आपने 1 लाख का, आपने सपोज 1 लाख का तो एक्सपोर्ट नहीं होता जनरली, आपने सपोज 50 लाख का एक्सपोर्ट करा है इलेक्ट्रिकल्स के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट उस पर 3% यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको इंसेंटिव देगी, दैट इज टैक्स फ्री। सर्विस सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट देती है, गुड सेक्टर में भी देती है, सर्विस सेक्टर में भी देती है, बट सर्विस सेक्टर में वो डायरेक्टली आपको इंसेंटिव कैश फॉर्म में या बैंक फॉर्म में नहीं देती, आपको टैक्सेस के फॉर्म में देती है, पॉइंट्स के फॉर्म में। गुड्स के लिए आपको कैश और बैंक मिलता है, मतलब जो अमाउंट गवर्नमेंट आपको देगी इन केस आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट विच इज लिंक्ड टू योर नंबर्स। एक और चीज हम बताना चाहेंगे जो लास्ट में रह गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल ओवरऑल रिलेटेड है। अगर किसी भी पर्सन को काम शुरू करना है तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरा, टेकिंग जीएसटी नंबर्स इज वेरी कंपलसरी, अगर आप गाइडलाइंस में फॉलो करते हैं तो। तीसरा, अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन बहुत आता है कि सर हमें लाइसेंस लेना जरूरी है। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप वन टाइम कर रहे हो या कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, आप फॉरएवर कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, लाइसेंस इज वेरी कंपलसरी। बिना जीएसटी नंबर के और बिना लाइसेंस के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा करा और सपोज आपने इंपोर्ट करके आपका पोर्ट पर माल आ गया, अगर आपका कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स यानी कि जीएसटी आईसी नंबर नहीं है तो वो रिलीज नहीं होगा, कंपलसरी रिलीज नहीं होगा, वो पोर्ट पे ही रखा रहेगा। एंड डेली यू हैव टू पे डैमेजेस दैट कम्स टू मिनिमम 5,000 a day, डिपेंडिंग अपॉन योर आइटम्स ऑल्सो, कितना बड़ा वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है पोर्ट के अंदर। तो आपको डेमरेजेस, जो हम डेमरेजेस को डेमरेजेस बोलते हैं, आपको पे करना पड़ेगा। Import, for import and export, you should have a business model registered along with the GST number, along with the import export license, along with the bank account. ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। एनी क्वेश्चंस? कोई हमारे पास क्वेश्चनरी है इसके लिए? और अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाए, आपको बाद में ध्यान है, तो मेरा नंबर आपके पास है ही, यू कैन नोट इट डाउन। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, टेक्स अवतार, उसके पास बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रहे हैं इस पर धीरे धीरे, कि हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, एवरीथिंग इज देयर। इवन यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू व्हाट्सएप मी, आप ये दोनों चीजें मेरे को कर सकते Thank you so much, Abhay. हैं। आई होप यश कोई बोर नहीं होगा मेरे हिसाब से। No, sir, not at all. It was a very enriching session. I hope it must have been fruitful for each one of you. In case आई ट्राई anyone टू, has questions, he can directly ask Mr. Abhay after this session. In the meanwhile, I am also releasing a feedback form so that you can share your feedback with us and we can improve for further webinars. हाँ If, डेफिनेटली वी कैन हैव दैट yeah, फीडबैक फॉर्म। yeah. Thank you so much, everyone, and thank you so much, Abhay, for joining us. थैंक यू नवदीप। All right.